स्टार्ट। हेलो नमस्कार मेरे दोस्तों, आप सभी का चाणक्य नीति क्लासेस में दिल से स्वागत है। तो सबसे पहले आप सभी चेहरे पे मुस्कान लाइए ताकि आज का दिन बेहतर हो। और जो सेट लगाया गया था, डेली सेट लगाया जाता है 5 से 6, तो उसी का जो है डिस्कशन हम बिहार दरोगा प्लेलिस्ट पे डाल देते हैं, ठीक है। और ये जो है सेट सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें जो है ये एनसीईआरटी बेस पर आधारित रहेगा, ठीक है। ये ऑल स्टेट पीसीएस, बीएसएससी, बीपीएससी, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग और सीडीएस और एनडीए जैसे अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत उपयोगी है, ठीक है। इसमें जो है रेगुलर सेट लगाइए, इससे जो है आपको बहुत फ़ायदा होगा। और सेट लगाने के बाद जो हम डिस्कशन यही चैनल पे चाणक्य नीति क्लासेस पे, जो कि बिहार दरोगा प्लेलिस्ट है, उसमें डाल देंगे, ठीक है। सभी का प्लेलिस्ट है। और आरपीएफ एसआई स्पेशल क्लास उसका भी अलग प्लेलिस्ट है, ग्रुप डिस्कशन का अलग प्लेलिस्ट है, और बिहार जो है ग्रुप जो करेंट अफेयर्स रेगुलर पढ़ा रहे हैं उसका अलग प्लेलिस्ट है, ठीक है। तो आप लोग वहाँ जाके देख सकते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। परिवार नियोजन कार्यक्रम को किस पंचवर्षीय योजना के दौरान लागू किया गया था? तो ये जो परिवार नियोजन जो है किस पंचवर्षीय योजना के दौरान लागू किया गया था? तो ऑप्शन बी, चौथी पंचवर्षीय योजना के तहत, ठीक है। चौथी पंचवर्षीय योजना के तहत परिवार नियोजन कार्यक्रम को लागू किया गया था, ठीक है। पहली पंचवर्षीय योजना 51 से 56 और दूसरी पंचवर्षीय योजना 56 से 61 और तीसरी पंचवर्षीय योजना 61 से 66। उसके बाद 3 साल अवकाश था, 66, 67 और 68, ठीक है। फिर चौथी पंचवर्षीय योजना 69 से 74, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा, पंचवर्षीय योजना। और ये जो है चौथी पंचवर्षीय योजना के समय भारत के पीएम कौन थे? तो इंदिरा गांधी। इसको भी ध्यान रखिएगा। इसी के समय में परिवार नियोजन कार्यक्रम जो है लागू किया गया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। सर्वप्रथम खाद्यान्नों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य को किस वर्ष शुरू किया गया? तो सर्वप्रथम जो है खाद्यान्नों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य किस वर्ष शुरू किया गया था? ऑप्शन सी, 1964, ठीक है। अगर आप लोग सेट नहीं लगाए हैं तो पहले सेट लगा लीजिएगा, उसके बाद जो है पता चलेगा कि आपको कितना सही और कितना गलत किए, और उसके बाद यहाँ देखिएगा तो याद हो जाएगा जो सेट में क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है। इसलिए आप लोग सेट भी लगा लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। सुंदरी वृक्ष निम्नलिखित में से किसकी एक विशेष प्रकार है? तो ये जो ऑप्शन कंटक वन या पर्वत वनस्पति या टैगा वनस्पति या ज्वारीय वन। तो सुंदरी वृक्ष जो है ज्वारीय वन की एक विशेष प्रकार की वनस्पति है, ठीक है। सुंदरी वृक्ष ज्वारीय वन की एक विशेष प्रकार की वनस्पति है, ठीक है। बताइएगा मैंग्रोव वन कहाँ पाया जाता है? तो पश्चिम बंगाल में। इसको भी ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4। कौन सा पर्वत हिमालय श्रृंखला का भाग है? तो इसमें हिंदुकुश, काराकोरम या कुनबुन या इनमें से सभी। तो ये सभी जो है हिमालय श्रृंखला पर्वत का एक भाग है, ठीक है। हिंदुकुश पर्वत भी आएगा, काराकोरम पर्वत भी और कुनबुन भी। ये जो है ऑप्शन डी, इनमें से सभी होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। क्षारीय मृदा को भारत में अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो क्षारीय मृदा को भारत में और अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो कल्लर मृदा के नाम में, ठीक है। क्षारीय मृदा को कल्लर मिट्टी भी कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन सी। और खादर मिट्टी, जो नई मिट्टी होती है उसे खादर मिट्टी, और बांगर मिट्टी जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर, और नई जलोढ़ मिट्टी को खादर मिट्टी। बहुत सारे मिट्टी, मतलब कोई भी नई मिट्टी को खादर मिट्टी और पुराने मिट्टी को बांगर मिट्टी, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा एशिया व यूरोप के मध्य सीमा नहीं बनाता है? तो एशिया और यूरोप के सीमा मध्य जो है सीमा कौन नहीं बनाता है? तो यूराल पर्वत तो एशिया और यूरोप के मध्य सीमा बनाता है, कैस्पियन सागर भी बनाता है, और काकेशस पर्वत, ये तीनों सीमा बनाता है। सुएज नहर जो है एशिया और यूरोप से सीमा नहीं बनाता है। ये जो सुएज नहर जो है लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है, ठीक है। सुएज नहर किसे किसे जोड़ती है? इंपॉर्टेंट है सुएज नहर, तो लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा। सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित दर्रा कौन सा है? तो सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित दर्रा कौन सा है? तो नाथुला दर्रा, जो कि सिक्किम में है। ऑप्शन खैबर दर्रा, जोजिला दर्रा और नाथुला दर्रा और रोहतांग दर्रा है। तो इसमें सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित जो है नाथुला दर्रा है, जो कि सिक्किम में है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित में कौन सा नगर भूमध्य रेखा से सबसे निकट है? तो ये तो मैप का क्वेश्चन है। कौन सा नगर भूमध्य रेखा के सबसे निकट है? तो ऑप्शन में देखिएगा मोगडिशु या सिंगापुर या कोलंबो या मनीला।
तो आप लोग जो है मैप को देखिएगा तो सबसे जो है भूमध्य रेखा के निकट जो आएगा सिंगापुर आएगा, ठीक है। बाकी ये सभी थोड़ा सा उससे दूर है, जैसे फिलीपींस हो गया ऊपर है और सिंगापुर जो है थोड़ा सा भूमध्य रेखा के निकट है, ठीक है। मैप देखिएगा पता चल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, IUCN का मुख्यालय कहाँ स्थित है? IUCN का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नैरोबी, स्विट्जरलैंड, न्यूयॉर्क, पेरिस। तो ये जो है IUCN का मुख्यालय जो है ग्लैंड स्विट्जरलैंड में स्थित है, ठीक है। ऑप्शन बी होगा, ग्लैंड स्विट्जरलैंड में जो है IUCN का मुख्यालय स्थित है। रेड डाटा बुक जारी जो है यही करता है, IUCN के द्वारा रेड डाटा बुक जारी किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, रामसार संधि पर भारत ने किस वर्ष हस्ताक्षर किए थे? तो रामसार संधि पर जो है भारत जो है 1 फरवरी 1982 को हस्ताक्षर किए थे, ठीक है। ऑप्शन सी। और रामसार संधि जो है ईरान के रामसर कन्वेंशन 1971 में ईरान के शहर रामसर में हुआ था, ठीक है। और इसे लागू जो है कब किया गया था? तो 1975 में। और भारत इसमें कब शामिल हुए थे और कब हस्ताक्षर किए थे? तो 1 फरवरी 1982 को। कंफ्यूज ना होइएगा, ठीक है। देख लीजिएगा तीनों क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, वातावरण के जैविक एवं अजैविक घटकों की अंतःक्रिया विकसित तंत्र को क्या कहते हैं? ठीक है, वातावरण के जो है जैविक और अजैविक घटकों की अंतःक्रिया की विकसित तंत्र को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन सी पारिस्थितिकी तंत्र, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारा कंफ्यूज होइएगा, जैसे ऑप्शन ए में पारिस्थितिकी दिया गया है, ऑप्शन बी में जैव विविधता दिया गया है, ऑप्शन सी में पारिस्थितिकी तंत्र दिया गया है, या इनमें से कोई नहीं। तो ये जो है ऑप्शन सी पारिस्थितिकी तंत्र होगा। ऐसा नहीं कि पारिस्थितिकी दिया हुआ है तो पारिस्थितिकी लगा देंगे, क्योंकि जो है ये वातावरण के जैविक और अजैविक घटकों की अंतःक्रिया से विकसित तंत्र को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन सी पारिस्थितिकी तंत्र। यहाँ देख रहे हैं माइनर मिस्टेक दिया हुआ है, मतलब थोड़ा सा जो अगर कंफ्यूज कीजिएगा तो गलत हो जाएगा। पारिस्थितिकी भी दिया हुआ और पारिस्थितिकी तंत्र भी दिया हुआ, तो ऑप्शन सी पारिस्थितिकी तंत्र लगाना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा, रामसर सूची में सूचीबद्ध डिपोर झील किस राज्य में? तो डिपोर झील जो है असम में है, ठीक है। ये रामसर सूची में सूचीबद्ध है और ये डिपोर झील किस राज्य में है? तो ऑप्शन है असम में, ठीक है। बताइएगा काजीरंगा कहाँ है? तो असम में, इसको भी ध्यान रखिएगा, एक सिंग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। बताइएगा क्वेश्चन नंबर 13, अनुसूचित क्षेत्रों तथा अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन का नियंत्रण के बारे में उपबंध संविधान के किस अनुसूची में शामिल है? काजीरंगा नेशनल पार्क भी असम में है, इसको भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये जो है अनुसूचित क्षेत्रों तथा अनुसूचित जनजाति के प्रशासन का नियंत्रण के बारे में उपबंध संविधान के किस अनुसूची में है? तो ये जो है अनुसूची 5 में, ठीक है। पहला में जो है राज्य और संघ राज्य क्षेत्र का उल्लेख है, और अनुसूची 2 में जो है वेतन, और अनुसूची 3 में शपथ, और अनुसूची 4 में राज्यसभा सीटों का उल्लेख, और अनुसूची 5 में जो है अनुसूचित क्षेत्र तथा अनुसूचित जनजातियों का प्रशासन का नियंत्रण, मतलब SC ST के प्रशासन नियंत्रण के बारे में उपबंध है, ठीक है। और अनुसूची 6 में जो है पूर्वोत्तर राज्यों जैसे AMTM मतलब असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम का जो है उल्लेख है। और अनुसूची 7 में जो है केंद्र राज्य में शक्तियों का बंटवारा, और अनुसूची 8 में भाषा, और अनुसूची 9 में भूमि सुधार, अनुसूची 10 में दल बदल, और अनुसूची 11 में जो है पंचायती राज, और अनुसूची 12 में नगर पालिका है, ठीक है। इसको भी ध्यान रखना है। तो 12 अनुसूची है, 395 अनुच्छेद है और 22 भाग है, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा। तो 12 अनुसूची हम बता दिए। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा, मौलिक सुमेलित 1 को सूची 2 से सुमेलित करें, ठीक है। मतलब सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करें। तो मौलिक अधिकार किस में है? तो ये जो मौलिक अधिकार है भाग 3 में है। भारतीय संविधान का भाग 3 में जो है मौलिक अधिकार है। और मौलिक कर्तव्य क्या किस में है? तो भारतीय संविधान के भाग 4 में है, ठीक है। मौलिक संविधान भारतीय संविधान के जो है भाग 4 के को में है, ठीक है। निर्वाचन जो है 14 में होगा, भाग 14 में। और आपात उपबंध जो है भारतीय संविधान आपात उपबंध जो है 18 में। तो मिला लीजिएगा, इसका आंसर जो है सी होगा आंसर, ठीक है। 14 का आंसर जो है डी होगा, ठीक है। 1 का 3
और बी का जो है 4 और सी का 2 निर्वाचन जो है 14 और डी में 1, डी का 1। ठीक है, ऑप्शन इसका आंसर जो है डी होगा। ठीक है, भारत की संसदीय शासन प्रणाली एवं ब्रिटेन की संसदीय शासन प्रणाली में मुख्य अंतर क्या है? तो न्यायिक समीक्षा जो है या मुख्य अंतर है, बाकी सब जो है तीनों सही होगा। सामूहिक उत्तरदायित्व ये जो है, और द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका और वास्तविक एवं नाम मात्र की कार्यपालिका, ये जो है भारत की संसदीय शासन प्रणाली एवं ब्रिटेन की संसदीय शासन प्रणाली में मुख्य अंतर न्यायिक समीक्षा होगा। 15 का ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 16, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन सा विधायक सत्ता पूर्ण नियंत्रित है? तो ये जो है अनुच्छेद 14 के तहत जो है विधायक सत्ता पूर्ण नियंत्रित लगता है। ठीक है, अनुच्छेद भारतीय संविधान के निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद में कौन विधायक सत्ता पूर्ण नियंत्रण लगता है? मतलब सभी के लिए जो है अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समानता है, तो 16 का आंसर इसमें जो है ये भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन विधायक सत्ता पूर्ण पर नियंत्रण लगता है। ठीक है, तो ये जो है थोड़ा सा मिस्टेक है, अनुच्छेद 14 में तो विधि के समक्ष समानता है। ठीक है, इसमें क्वेश्चन थोड़ा सा माइनर मिस्टेक दिया हुआ है। ठीक है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन सा विधायक सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है? तो कानून के आगे सभी समान है। ठीक है, अनुच्छेद 14, इसका आंसर 16 का सी दिया हुआ है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। राज्य मंत्रिपरिषद मतलब जो है 14 में विधि के समक्ष समानता है, इसको भी ध्यान रखिएगा। और ये मतलब जो है कानून के आगे सभी बराबर है, सत्ता पूर्ण पर भी नियंत्रण लगता है। राज्य मंत्रिपरिषद निम्न में किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो ये जो है विधानसभा के। ठीक है, राज्य मंत्रिपरिषद बोल रहा है तो ये किसके प्रति उत्तरदायी? तो ये विधानसभा के प्रति उत्तरदायी रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18, एक व्यक्ति ग्राम पंचायत का चुनाव लड़ना चाहता है, उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष या इससे ऊपर? ठीक है, ग्राम पंचायत के चुनाव लड़ने के लिए उम्र जो है 21 वर्ष या इससे ऊपर होनी चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा, निम्नलिखित में किस संविधान संशोधन के द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया है? तो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया है। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में कौन एक भारतीय का मूल अधिकार नहीं है? तो ये जो है कानून के समक्ष समानता, ये जो है भारतीय मूल अधिकार है। धर्म की स्वतंत्रता, ये भी भारतीय मूल की अधिकार है। और भाषण देने की स्वतंत्रता, ये भी जो है मूल अधिकार में आता है। ठीक है, लेकिन अपना शिक्षण संस्थान बनाने पर प्रतिबंध है। ठीक है, 20 का आंसर जो है डी होगा। ये जो है अपना शिक्षण संस्थान बनाने पर प्रतिबंध है। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? तो ये जो है वित्त आयोग संवैधानिक निकाय है? नहीं, ये गैर संवैधानिक निकाय। वित्त आयोग जो है संवैधानिक निकाय नहीं है। वित्त आयोग संसद नियुक्त करती है, वित्त आयोग को संसद नियुक्त करती है, या वित्त आयोग में 5 सदस्य होते हैं? ठीक है, तो इसका आंसर जो है 21 का आंसर ए होगा। ये वित्त आयोग जो संवैधानिक निकाय सत्य है बोल रहा है, तो वित्त आयोग संवैधानिक निकाय, बाकी ये जो है सभी गलत होगा। वित्त आयोग संसद नियुक्त नहीं करती है, वित्त आयोग 5 सदस्य होते हैं, या इनमें से सभी सत्य है? तो सिर्फ सत्य पूछ रहा है, तो 21 का आंसर ए होगा। वित्त आयोग संवैधानिक निकाय है। निम्नलिखित में कौन सी समिति सीएजी की ऑडिट रिपोर्ट जांच करती है? तो ये सिर्फ सीएजी जो है लोक लेखा समिति की जांच करती है, ऑप्शन बी होगा। सीएजी की चर्चा 148 में। ठीक है, किलोखरी को अपनी राजधानी किस शासक ने बनाया था? तो जलाउद्दीन फिरोज खिलजी ने जो है किलोखरी की अपनी राजधानी बनाया था। ठीक है, सैयद वंश के संस्थापक, तो सैयद वंश के संस्थापक सभी लोग जानते हैं, खिज्र खां। किस मुगल के शासनकाल में जो है स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है? तो शाहजहां के समय जो है स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है। ठीक है, परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक? तो समुद्रगुप्त था। ठीक है,
समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। इन्हें परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक भी कहा जाता है। शतपथ ग्रंथ किस वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है? तो यजुर्वेद का। ठीक है, शतपथ ग्रंथ जो है किस वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है? तो यजुर्वेद। विष्णु पुराण किस वंश से संबंधित है? तो विष्णु पुराण जो है मौर्य वंश से संबंधित है। ठीक है, विष्णु पुराण किस वंश से? तो मौर्य वंश से। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो वारेन हेस्टिंग था। ठीक है, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय भारत का गवर्नर जनरल तो वारेन हेस्टिंग था। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 30 देखिएगा, नौसेना में कौन सुमेलित नहीं है? अब मतलब निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? तो नौसेना विद्रोह 1946 में हुआ था, ये सही है। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन 1934 में हुआ था, ये भी सही है। बारदोली सत्याग्रह 1928 में हुआ था, ये भी सही है। पूना पैक्ट जो है 1932 में हुआ था, ये इसमें दिया हुआ है 1931, तो ऑप्शन डी जो है गलत होगा। ठीक है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम गाया गया? तो 12वां अधिवेशन में। ठीक है, वंदे मातरम किस अधिवेशन में गाया गया था? तो ऑप्शन ए 12वां अधिवेशन में। ठीक है, समाचार दर्पण पत्रिका के संस्थापक कौन थे? तो विलियम कैरी थे। समाचार दर्पण पत्रिका के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन डी विलियम कैरी थे। पर्वतों पर आच्छादित हिम सूर्य की गर्मी द्वारा एक साथ ना पिघलने का कारण क्या है? तो इसका कारण जो है, या सूर्य से प्राप्त अधिकांश ऊष्मा को परावर्तित कर देती है। ठीक है, इसलिए जो है पर्वतों पर आच्छादित हिम सूर्य की गर्मी द्वारा एक साथ ना पिघलने का यही कारण है। ऑप्शन बी होगा, या सूर्य से प्राप्त अधिकांश ऊष्मा को परावर्तित कर देती है। रेफ्रिजरेटर खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाता है, क्योंकि जो है इसके न्यून तापमान पर जीवाणु और फफूंदियाँ निष्क्रिय होते हैं। ठीक है, ऑप्शन डी होगा, इसके न्यून तापमान पर जीवाणु और फफूंदी निष्क्रिय होते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 देखिएगा, गुरुत्वाकर्षण बल निम्नलिखित में किस स्थान पर सबसे कम होता है? तो विषुवत रेखा पर सबसे कम होता है और सबसे अधिक जो है ध्रुव पर होता है। ठीक है, और कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी, तो ये जो है कर्क रेखा को माही नदी और मकर रेखा पर लिम्पोपे नदी। ठीक है, मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी लिम्पोपे। कपड़े पर लगे हल्दी को दाग पर जब क्षारीय प्राकृतिक वाला साबुन रगड़ते हैं तब उस धब्बे का रंग भूरा या लाल हो जाता है, ऐसा क्यों? क्योंकि हल्दी एक प्राकृतिक सूचक है, इसलिए जो है धब्बे का रंग भूरा और लाल होता है। फ्लोरेंस ट्यूब में साधारणतः कौन सा पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? तो फ्लोरेंस ट्यूब में साधारणतः कौन सा प्रयोग किया जाता है? तो ये जो है पारा वाष्प एवं आर्गन। ठीक है, फ्लोरेंस ट्यूब में साधारणतः कौन सा पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? पारा वाष्प एवं आर्गन। क्वेश्चन नंबर 38 देखिएगा, निम्नलिखित में कौन टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करता है? तो टिंडल प्रभाव को कौन प्रदर्शित करता है? तो ऑप्शन ए दूध और पानी का मिश्रण जो है टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करता है। डीएनए में कौन सी शर्करा पाई जाती है? तो डीऑक्सीराइबोज। सभी लोग जानते हैं डीएनए में कौन सी शर्करा पाई जाती है? तो डीऑक्सीराइबोज। क्वेश्चन नंबर 40, केवल पादपों कोशिका में पाए जाने वाली कोशिकांग निम्न में से कौन सा है? तो केवल पादप कोशिकाओं में जो है पाने जाने वाली जो है कोशिकांग प्लास्टिड होगा। ठीक है, प्लास्टिड होगा, ऑप्शन ए। जीवाणुओं की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? तो सेल्यूलोज से। जीवाणुओं की कोशिका भित्ति जो है पेप्टिडोग्लाइकन से बनी होती है। ठीक है, और ये जो है पादपों की कोशिका भित्ति सेल्यूलोज से और कवकों की कोशिका भित्ति काइटिन से। कंफ्यूज यहाँ नहीं होना है, कवकों की कोशिका भित्ति काइटिन से और जो है पादपों की कोशिका भित्ति सेल्यूलोज से और जीवाणुओं की कोशिका भित्ति तो पेप्टिडोग्लाइकन से। ठीक है, ऑप्शन इसका डी होगा। कार्बोहाइड्रेट उपापचय को निम्नलिखित में से किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो कार्बोहाइड्रेट को जो है उपापचय के निम्नलिखित में किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो इंसुलिन के द्वारा, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से सबसे अधिक जंतु किस संघ में पाया जाता है? तो आर्थ्रोपोडा ग्रुप में। ठीक है, सबसे अधिक जंतु किस संघ में पाया जाता है? तो आर्थ्रोपोडा ग्रुप में। मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि, तो आप लोग सभी जानते हैं अग्नाशय ग्रंथि मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि है। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की त्रुटियों को दूर कर किसने किया? तो नील्स बोर ने। ठीक है, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की त्रुटियों को दूर किसने किया? तो नील्स बोर के द्वारा। ठीक है, एल्कोहल से ईथर बनाने की विधि में उत्प्रेरक के रूप में निम्न में से किसका प्रयोग करते हैं? तो गर्म एल्यूमिना का। ठीक है, ऑप्शन ए। एल्कोहल से ईथर बनाने की विधि के उत्प्रेरक के रूप में किसका प्रयोग करते हैं? तो गर्म एल्यूमिना। साबुन ग्रीज को किस विधि द्वारा अलग
करता है या हटाता है तो पाइसीकरण द्वारा। ठीक है, साबुन ग्रीस को किस विधि द्वारा अलग करता है या हटाता है तो पाइसीकरण द्वारा। निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है। तो आज ये जो है स्पीडी में होमवर्क दिया गया था, ग्रुप डिस्कशन में भी इसके चर्चा हुआ है, तो ये भी सेट में आया था क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है। तो ओलिव की शाखा जो है संस्कृति एवं सभ्यता का प्रतीक, ये जो नहीं होगा। ओलिव की शाखा संस्कृति एवं सभ्यता का प्रतीक नहीं होगा। बाकी कबूतर पक्षी जो है शांति का प्रतीक है, उल्टा झंडा संकट का प्रतीक है, तो ये दोनों तो होगा। तो ओलिव की शाखा संस्कृति एवं सभ्यता का प्रतीक नहीं, ऑप्शन ए होगा। नहीं बोल रहा है सुमेलित नहीं है तो वही होगा। दिल्ली की मोती मस्जिद किस मुगल शासक द्वारा बनाया गया। तो दिल्ली की मोती मस्जिद बोले तो औरंगजेब, और आगरा का मोती मस्जिद बोले तो शाहजहां। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। दिल्ली की मोती मस्जिद बोले तो औरंगजेब, और आगरा का मोती मस्जिद बोले तो शाहजहां। क्वेश्चन नंबर 50 देखिएगा। 50 में ब्राकरी संप्रदाय की स्थापना किसने की। तो तुकाराम के द्वारा। ठीक है, न्याय के जंजीर के रूप में किसे जाना जाता है। स्मरणीय तत्व याद कर लेना है। न्याय के जंजीर के रूप में जाना जाता है जहांगीर। ठीक है, जहांगीर के बड़े पुत्र खुसरो ने गुरु अर्जुन देव की सहायता की थी, इसलिए जो है जहांगीर के खिलाफ विद्रोह किया। मतलब खुसरो ने जो है अर्जुन देव की सहायता से जहांगीर के खिलाफ विद्रोह किया था, इसलिए अर्जुन देव को फांसी दिया गया। खुसरो की सहायता करने के कारण जहांगीर अर्जुन देव को फांसी की सजा दी। ठीक है, इसके शासनकाल में जो है जहांगीर के शासनकाल में जो है मुगल चित्रकला चरमोत्कर्ष पर था, मतलब ऊपर था। ठीक है, चित्रकला के लिए बहुत शौकीन थे, और स्थापत्य में जो है शाहजहां और चित्रकला में जो है जहांगीर होगा। इसके दरबार में रहने वाले चित्रकार थे उस्ताद मंसूर थे, अबुल हसन थे, और बिशन दास थे, और मोहम्मद मुराद थे। ठीक है, उस्ताद मंसूर, अबुल हसन और बिशन दास थे। इसने संस्कृत भाषा के विद्वान जगन्नाथ को पंडित राज की उपाधि दी थी। ठीक है, इसने जो है संस्कृत भाषा के विद्वान जगन्नाथ को पंडित राज की उपाधि दी थी। अशोक के कौशाम्बी स्तंभ पर जहांगीर का लेख उत्कीर्ण है। ठीक है, अशोक के कौशाम्बी स्तंभ पर जहांगीर का लेख उत्कीर्ण है। इसके शासनकाल में जो है कैप्टन हॉकिंस और सर थॉमस रो आए थे। कैप्टन हॉकिंस जो है और सर थॉमस रो भारत आए थे इसी के शासनकाल में। ठीक है, जहांगीर का मकबरा का निर्माण नूरजहां ने कराया था। ठीक है, और जो है नूरजहां का इत्माद-उद-दौला का मकबरा का निर्माण नूरजहां ने कराया था। नूरजहां का पिता था इत्माद-उद-दौला, उसका भी मकबरा का निर्माण नूरजहां, और जहांगीर के मकबरा का भी निर्माण नूरजहां। नूरजहां का वास्तविक नाम क्या था। तो मेहरुनिसा था। ठीक है, और मयूर सिंहासन का निर्माण कौन करवाया था। तो शाहजहां। ताजमहल का निर्माण करने वाले मुख्य स्थापत्य कलाकार कौन थे। तो उस्ताद अहमद लाहौरी। ठीक है, शाहजहां के शासनकाल को स्थापत्य कला या स्वर्ण युग कहा जाता है। दारा शिकोह किसका पुत्र था। तो शाहजहां का। दारा शिकोह को सर ए अकबर नाम से उपनिषदों का अनुवाद करवाया। ठीक है, और इसके अतिरिक्त इसने भागवत गीता एवं रामायण का भी फारसी अनुवाद करवाया। दारा शिकोह का जो है शाह बुलंद इकबाल के रूप में जाना जाता है। दारा शिकोह को जो है शाह बुलंद इकबाल के रूप में भी जाना जाता है। शाहजहां को औरंगजेब ने आगरे के किलों में बंदी बनाकर रखा था। ठीक है, औरंगजेब जो है शाहजहां को आगरे के किले में बंदी बनाकर रखा था। ठीक है, धर्मठ का युद्ध कब हुआ था। तो 1658 में, और औरंगजेब विजय रहा। सामूगढ़ का उदय भी 1658 में हुआ था, और औरंगजेब विजय रहा। देवराय का युद्ध 1659 में हुआ, और औरंगजेब विजय रहा। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। स्मरणीय तत्व भी करा दिए। तो सेट में हम जितने भी क्वेश्चन आप लोग लगाए होंगे तो पर आपको पता होगा कि कितना नंबर आया, तो कमेंट में ज़रूर कीजिएगा कि कितना नंबर आया। टेलीग्राम चैनल जो है चाणक्य नीति क्लासेस सर्च कीजिएगा, वहाँ पे जो है आपको सारा PDF मिल जाएगा, सेट मिल जाएगा, और होमवर्क मिल जाएगा। ठीक है, तो आप लोग वहाँ जुड़िए, उसके बाद सेट लगाइए। ग्रुप डिस्कशन भी होता है, सभी का वीडियो उस पर मिल जाएगा। ठीक है, वीडियो लिंक उस पर मिल जाएगा। ऐसे चाणक्य नीति @ चाणक्य नीति 180 जो है सर्च कीजिएगा तो आ जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, जय हिंद।